So hey guys, welcome back to our channel, that is PACM by Paras Khatri, and the topic which we are discussing today is of Geography class 9. Chapter is Natural Vegetation and Wildlife. So before getting into the chapter, let's understand what exactly the natural vegetation and wildlife is. तो natural vegetation से क्या मतलब है? So जो भी वेजिटेशन या फिर जो भी पेड़ पौधे, कोई भी प्लांटेशन जो कि फॉरेस्ट एरिया में नेचुरली ग्रो करती है, उसको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन लाइक प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. तो नेचुरल वेजिटेशन से मतलब ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी जो कि अपने आप जंगलों में ग्रो कर जाती है, एंड नॉट ओनली इन जंगल्स और इन वी कैन से फॉरेस्ट, बट आपके घर में भी आप एक गमला लो, उसके अंदर कुछ उगाओ, जैसे मान लो कि माली से कुछ पौधा लगवा लो और फिर उसको पानी देना बंद कर दो, वो ऑब्वियसली सूख जाएगा, है ना. तो थोड़े दिन के बाद में आप देखोगे कि वो जो लगाया हुआ था वो तो सूख गया, लेकिन जो मिट्टी पड़ी थी, अगर वो मिट्टी खुले में पड़ी हुई है, ठीक है, किसी छत के नीचे नहीं पड़ी, खुले में पड़ी है, मान लीजिए आपकी छत पे पड़ी है, तो उसके अंदर ना थोड़े दिन के अंदर यू विल स्टार्ट सीइंग कि कुछ ना कुछ ग्रोथ आने लग गई है. कोई घास उग रही है, किसी तरीके का कोई अपने आप ही कोई पौधा उग रहा है, कुछ भी उगने लगेगा. तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नेचर लाइक मेक्स इट्स ऑन वेज, ठीक है, वो अपने आप अपने वेज खुद क्रिएट करता रहता है, ठीक है. तो अब ये सब होता क्यों है? ये सब होता है बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन की वजह से. नेचुरल सिलेक्शन मतलब अब कोई पक्षी वहां से गुजरा, कोई वहां पे मान लीजिए कोई चींटी आई, कुछ भी कोई भी ऐसा इंसेक्ट आया जो वहां पे कोई सीड लेके जा रहा था, वो सीड वहीं पे गिर गया. बारिश आई या किसी तरह से पानी गिरने की वजह से वो सीड जर्मिनेट हो गया, वहां पे उग गया. तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे जो वो वैरायटी अपने आप उगती रहती है. जब ये वैरायटी पौधे की फॉर्म में होती है, छोटी फॉर्म में होती है, अपने आप नेचुरली उगती हुई, तो इन्हें वीड कहते हैं, ठीक है. ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, वीड फर्स्ट ही चैप्टर में था, ठीक है. तो वीड कहते हैं इन्हें. बट जब यही प्लांटेशंस बड़े हो जाते हैं और बड़े ट्रीज बन जाते हैं, तो इन्हें नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. नाउ दिस नेचुरल वेजिटेशन कैन बी हार्मफुल, कैन बी हेल्पफुल एज वेल, ठीक है. मतलब कि हो सकता है ऐसे अपने आप ही कोई औषधि उग जाए, किसी तरीके की कोई ऐसी स्पेशल हर्ब उग जाए जो कि किसी एक मतलब बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी की, डिजीज की क्योर में काम आए, या हो सकता है कि वो जहरीला हो, किसी में काम ना आए. जैसे इन इंडिया और वी कैन से इन वर्ल्ड देयर आर अराउंड 8,000 स्पेशीज ऑफ मशरूम्स आर लाइक ग्रोन, ठीक है. ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम आर ग्रोन नेचुरली, ठीक है. हम लोग नहीं उगाते, नेचुरली ग्रो करती हैं. और वो जो 90% ऑफ देम ग्रोज नेचुरली, वो सभी क्या होती हैं? पॉइजनस होती हैं, ठीक है. तो वो जो पॉइजनस मशरूम्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ फंगस, ठीक है, वो फंगस का रिजल्ट है. तो इट इज काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है. तो अब समझते हैं कि बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन का एक टर्म और है जिसका पेपर में कई बार क्वेश्चन आया था. एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है. वर्जिन वेजिटेशन से क्या मतलब है? वर्जिन वेजिटेशन से वही मतलब है कि ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे मतलब कि वेजिटेशन, ऐसी प्लांटेशन जो किसी ने करी नहीं है बट नेचुरली अकरिंग है, अपने आप से हो गई है, उसी को वर्जिन जो है वेजिटेशन भी बोलते हैं. इसके अलावा क्या है, ये जो मतलब कि दो तरीके से हम इसको लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेजिटेशन को भी, नेचुरल वेजिटेशन को भी. एक होती है जिसे हम कहते हैं एंडेमिक वेजिटेशन, एक होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोटिक वेजिटेशन. एंडेमिक वेजिटेशन क्या होता है? वैसे ये जो एंडेमिक वर्ड है वो बहुत सिमिलर आपको सुनाई दे रहा होगा पेंडेमिक जैसा, महामारी जैसा, लेकिन वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है. एंडेमिक वेजिटेशन का यहाँ पे मतलब है कि वो वेजिटेशन जो उस जगह की नेटिव है. नेटिव से क्या मतलब होता है? जैसे मैंने पूछा कि वेयर इज योर नेटिव्स, तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई आप किधर से रहने वाले, मतलब पीछे से. यहाँ तो चलो दिल्ली में आप रह रहे हो आके, पीछे से कहाँ के हो? तो आप कहोगे कि मैं कोई कहेगा यूपी से हूँ, कोई कहेगा बिहार से, कोई कहेगा पंजाब से, कोई उत्तराखंड से है. तो ये क्या है? ये आपके नेटिव्स हैं, मतलब जहां से आप बिलोंग करते हो. तो अगर कोई ट्री अपने नेटिव में है, मतलब दिल्ली में ही ग्रो हुआ है और दिल्ली का ही पेड़ है, यहीं पे उगता है, तो वो क्या होगा? वो एंडेमिक स्पेशीज हो जाएगी, वो एंडेमिक प्लांटेशन कहलाएगा. पर अगर कोई प्लांट्स हम स्पेसिफिकली या तो दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से लेकर आए हैं और यहां पर उगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सोटिक. जैसे एग्जाम्पल के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज बारबाडोस चेरी, ठीक है. एक चेरी का नाम है बारबाडोस चेरी. और ये कौन सी चेरी है? चेरी खाई है कभी ना कभी किसी ने, ठीक है. अगर आपने कभी चेरी खाई है तो जो चेरी आप खाते हो 99% चांसेस है कि वो बारबाडोस चेरी ही होगी. क्योंकि हमारे इंडिया में नेटिव चेरी एक्चुअल में सिर्फ कौन सी है? ये जो शहतूत मिलते हैं, ठीक है, या फिर जो ये आप कह सकते हो कि बेर मिलते हैं,
हमारे इंडिया की नेटिव बेरीज वही है, पर जो ये आप चेरी खाते हो ना, बारबाडोस चेरी, वो एक्चुअल में क्या है, वो अब्रोड से लाई गई है, ठीक है। अब आई डोंट नो अबाउट द कंट्री की एग्जैक्टली किस कंट्री से लाई गई, लेकिन वो हमारे यहाँ की नेटिव नहीं है, तो वो क्या हो गई, वो एक एक्सोटिक स्पेशीज हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अल्फोंसो मैंगो, ठीक है, अल्फोंसो मैंगो के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। सबसे जो वर्ल्ड टेस्टीएस्ट मैंगो है, सबसे स्वीटेस्ट मैंगो है, वो अल्फोंसो मैंगो है, ठीक है। और जो आजकल फ्रूटी वगैरह ये सब के ऊपर भी लिखा होता है मेड, नहीं आई थिंक स्लाइस के ऊपर लिखा होता है, स्लाइस आती है ना, तो स्लाइस के ऊपर लिखा होता है मेड फ्रॉम अल्फोंसो मैंगो। तो ये जो अल्फोंसो मैंगो है वो इंडिया का नहीं है, ठीक है, वो एक बाहर की स्पेशी है। तो अगर हम उसे यहाँ उगा रहे हैं तो क्या हुआ, वो एक्सोटिक स्पेशी। समझ में आ गया, इट्स एन एक्सोटिक प्लांटेशन। अब बात करते हैं, देयर इज टू थिंग कॉल्ड एज फ्लोरा एंड फोना। ये हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं, फ्लोरा फोना के बारे में, ठीक है। तो फ्लोरा से मतलब क्या होता है, फ्लोरा को मैं कैसे याद करता हूं, मैं फ्लोरा को याद रखता हूं फ्लावर से, ठीक है। फ्लावर का मतलब क्या है, विच इज ग्रोन नेचुरली, है ना, नेचुरली ग्रो करे, मतलब कि पेड़ पौधों से रिलेटेड। तो फ्लोरा से याद रखो, फ्लावर से याद रखो फ्लोरा, कि जितने भी ये वेजिटेशन है, मतलब कि पेड़ पौधे उगते हैं, इस सबको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। चाहे अपने आप उगे हो, चाहे हमने उगाए हो, सभी पूरे इंडिया का अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो आई कैन कॉल देम एज फ्लोरा, ठीक है। और फोना से क्या मतलब है, जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उन सबको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोना। अब इसके बाद में अब बात करते हैं, देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट्स फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लैंड। लैंड से मतलब क्या है, लैंड से मतलब है कि द क्वालिटी ऑफ लैंड विल डिसाइड कि किस तरीके का फ्लोरा, किस तरीके का फोना उस जगह पर होगा। अब आप खुद सोचो, कोई रेतीली मिट्टी है और वहां पे मैं बोलूं कि इस मिट्टी में आम उगा दो, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो जिस तरीके, अब जैसे और ऐसे समझ लो, अब रेतीली मिट्टी है, मैं वहां पे बोलूं कि यहाँ पे घोड़े दौड़ा दो, पॉसिबल है, नहीं। तो भाई क्योंकि रेतीली मिट्टी है, पानी की कमी है, तो वहां पे कैक्टस ही उग सकते हैं और वहां पर ऊंट ही ठीक से चल सकते हैं, तो वो वहां के नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। तो ये डिपेंड किया ना, यानी कि लैंड पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का फ्लोरा और फोना वहां पर होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है सॉइल। सॉइल से मतलब क्या है, अब देखो लैंड और सॉइल में डिफरेंस होता है, ठीक है। लैंड को कभी भी सॉइल से जो है वो मतलब कि कंफ्यूज नहीं करना है। लैंड का मतलब है उस तरीके की सराउंडिंग, किस तरीके की जमीन है वहां पर, जैसे मैंने बोला रेतीली। पर सॉइल से मतलब है द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस, मतलब कितनी फर्टाइल है या इनफर्टाइल है या बिल्कुल बंजर है, किस तरीके की मिट्टी है, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरी चीज है टेम्परेचर। उस जगह का टेम्परेचर कितना है, उस जगह का लोकल टेम्परेचर कितना रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो वहां पे हाई टेम्परेचर वाले फोना और फ्लोरा होंगे, अगर टेम्परेचर बहुत लो रहता है तो वहां पे लो टेम्परेचर वाले फोना फ्लोरा होंगे। तो इस तरीके से डिसाइड करेगा। इसके अलावा सनलाइट, अमाउंट ऑफ सनलाइट कितनी जाती है वहां पे। जैसे मान लीजिए कि यू स्टे इन आर्कटिक ओशियन, ठीक है, आप आर्कटिक ओशियन में साउथ पोल नॉर्थ पोल में कहीं पे रह रहे हैं, तो पहली बात तो आपका रहना वहां पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जानवर भी कौन से रह रहे हैं, हु आर हैविंग थिक स्किन, ठीक है, जिनके अंदर सबक्यूटेनियस फैट जमा है जिनकी बॉडी के अंदर, तो उस तरीके के एनिमल रह रहे हैं। प्लांटेशन तो वहां बिल्कुल है ही नहीं, तो ये डिपेंड कर रहा है ना फ्लोरा फोना की वहां का जो है वो मतलब कि सनलाइट पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन से मतलब बारिश, कितनी बारिश वहां पर हो पा रही है, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है तो अलग तरीके का वेजिटेशन, अलग तरीके का फ्लोरा फोना होगा, अगर बिल्कुल नहीं हो रही तो अलग तरीके का फ्लोरा फोना होगा। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो कि डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां का वाइल्ड लाइफ यानी कि वहां का जो है वो फोना और जो वहां की वेजिटेशन है यानी कि फ्लोरा कैसा होगा। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो जो हमारा इकोसिस्टम है, इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। वैसे हमारा इकोसिस्टम होता क्या है, एनीथिंग विच इज अराउंड अस, ठीक है, कोई भी चीज जो हमारे आसपास है वो 2 चीजों से मिलकर बनी है। अब मैं इस रूम की अगर बात करूं तो इस रूम में अगर आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आपको दो ही तरीके की चीजें नजर आएंगी। एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम सब, ठीक है, और एक नजर आएगा नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जिसे हम जो है वो कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। हम ह्यूमंस क्या है, हम सभी बायोटिक कंपोनेंट है क्योंकि हम सबके अंदर सांसें हैं, हम सब जिंदा है। पर एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, जैसे फ्रिज हो गया, ये मतलब ब्रिक्स हो गए, फैन हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे आसपास में जो भी एबायोटिक चीजें हैं, ठीक है, और जो बायोटिक चीजें हैं, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, हमारा इकोसिस्टम क्रिएट करके देते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। अभी इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, वो 3 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट 3 तरीके के कैसे हो सकते हैं? एक हो सकते हैं प्रोड्यूसर्स, एक हो सकते हैं कंज्यूमर्स, और एक हो सकते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, अब अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी, तो बस 3 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, 3 ही तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। या तो वो प्रोड्यूसर होंगे, यानी कि जैसे प्लांट्स और पौधे और ये सब, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और हमारे लिए भी इवन खाना बना के देते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लांट्स और ये सब जो ट्रीज हो गए, ये प्रोड्यूसर्स हो गए। कंज्यूमर्स कौन हो गए? हम ह्यूमंस, वी ह्यूमंस आर व्हाट? कंज्यूमर्स। हम लोग कंज्यूमर्स है। क्यों? हम लोग क्या कर रहे हैं? या तो हम मीट कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरे को खा रहे हैं, या फिर हम जो वो प्लांट ने जो प्रोड्यूस किया है अपने लिए उसको खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है? हम कंज्यूमर्स हैं। और कुछ क्या होते हैं? कुछ होते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ सड़ी हुई चीजें खाते हैं, जो मरी हुई चीजें खाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, जैसे अगर कोई बॉडी दफना दी गई है, ठीक है, जैसे कोई बॉडी को दफना दिया हमने जमीन के अंदर, तो थोड़े टाइम बाद क्या वो वापसी मिलेगी? क्या? में नहीं। क्यों? क्योंकि वो डीकम्पोज हो चुकी होगी। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उसको गला देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उनका काम क्या है? उनका काम है डीकम्पोज करना। इतनी बात समझ में आ गई? तो दे आर नोन एज द डीकम्पोजर्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो भी 2 तरीके का है। एक तो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे रेन, विंड, टेम्परेचर, और एक होता है सॉयल, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये जो इकोसिस्टम है, फिर इसको आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक टेरेस्ट्रियल होता है, एक एक्वेटिक होता है। अब ये हमने साइंस में भी पढ़ा था कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपको एक इकोसिस्टम बनाने को आ जाए। ठीक है, आपको बोले कि एक तरीके का एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाइए। वही सेम क्वेश्चन यहां भी आ सकता है एसएसटी में, कि आपसे बोले, मान लो आपको बोले कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आप क्या करोगे? उसके अंदर इन तीनों ही तरीके के लोगों को डाल दोगे। लोगों का मतलब तीनों ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स को डाल दोगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। तीनों ही तरीके के जाएंगे तो क्या होगा? भाई प्रोड्यूसर खाना बनाएगा, कंज्यूमर उसको खाएगा, और डीकम्पोजर जब ये मर जाएंगे तो इनको खा लेगा। तो इस तरीके से इनका इकोसिस्टम चलता रहेगा, इस तरीके से। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायोम। तो जब ये फ्लोरा और फोना, मतलब कि एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कि एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के फ्लोरा, अलग अलग टाइप के फोना है। जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिवली बहुत सारे टाइप के फ्लोरा और बहुत सारे टाइप के फोना है। ठीक है ना, फ्लोरा फोना तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के हैं, तो उनको कंबाइनली मिला करके क्या बोलेंगे? बायोम। ठीक है, बायोम इज द टर्म। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की, दैट व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट टू अस। जरूरी क्यों है हमारे लिए? तो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट इन ब्रिंगिंग रेन। भाई देखो, अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, ये चीज आप समझते हो ना। बिकॉज जो पेड़ होते हैं वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं, तभी पेड़ों वाली जगहों पर ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछोगे कि भाई पेड़ों वाली जगह पे ज्यादा बारिश क्यों होती है, तो वो आपको ये लॉजिक दे देंगे, भाई देखो भगवान ने सबको पानी देना है, उनको कौन पानी देगा, है ना। तो एक्चुअल में बात सही भी है एक तरीके से, बट वैसे एक्चुअल पॉइंट क्या है कि इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो वहां पर बारिश हो जाती है। इसके अलावा जो है वो और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इट गिव्स मेडिसिन। जो फॉरेस्ट है वो हमारे को मेडिसिन देते हैं। आप देखिए, पूरा जो हमारा आयुर्वेदा है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? हर्ब्स पे ही तो डिपेंड करता है, उन्हीं सब मेडिसिन पे तो डिपेंड करता है जो प्लांट्स से, ट्रीज से मिलती हैं। ठीक है, तो इट गिव्स मेडिसिन। और इवन आवर आयुर्वेदा बिलीव्स कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज मतलब हमारे पेड़ों में नहीं है। ठीक है, क्यों? और ये बात कई हद तक सही भी है। जब मेडिसिन का कोई नामो निशान नहीं था तब भी लोग जिंदा तो रह ही रहे थे ना। दिस मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ऐसा उनके पास में था जिससे वो जिंदा रह रहे थे। ठीक है, तो वो पॉइंट है। इसके अलावा सप्लाइंग ऑक्सीजन, ये बहुत जेनरिक पॉइंट आप जानते हो, ऑक्सीजन देते हैं फॉरेस्ट हमारे को। इसके अलावा सप्लाइंग मैन्योर, वो क्या है कि ना, अब देखो हमारे घर में अगर पौधा लगाए तो उसको हमें थोड़े टाइम बाद खाद देनी पड़ती है। लेकिन अगर जंगल है, जंगल में देखो, अब हमारे घर में क्या है, अगर हम खाद नहीं देंगे ना तो पौधे की हाइट एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचेगी और उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन जंगलों में क्या है, पेड़ बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। वहां खाद कौन दे रहा है उन्हें, है ना, वहां पे उन्हें फर्टिलाइजर कौन दे रहा है। तो होता क्या है, वहां पे एक नेचुरल प्रोसेस चलता है। नेचुरल प्रोसेस क्या चलता है? लीव्स जो है वो शेड ऑफ होकर नीचे गिरती हैं,
पानी, धूप, इन सब की वजह से वहीं पर डिकम्पोज हो जाती हैं और डिकम्पोज होकर वहीं पर क्या बन जाती हैं, ह्यूमस बन जाती है, मतलब खाद बन जाती है और खाद बन के फिर से वही, तो एक तरीके से हमारे को प्रोवाइड कर रहा है फर्टिलाइजर या मैन्योर प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन, फ्लड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखता है। लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोकता है भाई, जो सॉयल होती है उसको टाइटन अप करके रखता है, उसको जोड़ के रखता है, उसको पकड़ के रखती है रूट्स, जो प्लांट की रूट है, जो ट्री की रूट है, वो लैंड को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से जो ऊपर की टॉप मोस्ट सॉयल होती है, जो अच्छी सॉयल होती है, फर्टाइल सॉयल होती है, वो वेस्ट नहीं जाती। तो इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, भाई देखो आप जितना मर्जी उन्हें जो है वो अपने फॉरेस्ट से निकाल के अपने चिड़ियाघर में रख लो, ठीक है, अपने जू के अंदर रख लो और बोलो कि हमने तो इतनी बड़ी जगह दी है रहने को, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट दी है, पहाड़ बनाए हैं, पत्थर बनाए हैं, गुफाएं बनाई हैं। आप में से कितने लोग दिल्ली जू गए हैं? दिल्ली वाले जू कितने लोग गए हैं आप लोग? बाकी लोग नहीं गए? चलो पेपरों के बाद चलेंगे। तो अब देखो जो है वो आप देखिए, अगर वहां पे जाके देखेंगे ना तो यू विल सी कि यार शेर के लिए प्रॉपर वैसा एनवायरनमेंट बना के दिया हुआ है जैसा एक्चुअल में वो पहाड़ों में रहते हैं। उनके लिए गुफा बना के दे रखी है, पहाड़ बना के दे रखा है, थोड़ा सा साथ में एक जलाशय दे रखा है पानी के लिए, तो प्रॉपर वैसी आउटले बना रखी है। बट क्या आप अगर शेर से पूछोगे कि भाई खुश है क्या, तो कहेगा नहीं भाई जंगल में छोड़ा हुआ यार वापसी, ठीक है, क्यों, जबकि वहां पे उसे बैठे बिठाए खाना भी मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं, कोई शिकार नहीं करना पड़ रहा। लेकिन पॉइंट इज नेचुरल हैबिटेट, जिसको जिस नेचुरल हैबिटेट की आदत होती है ना वो उसी में रहना पसंद करता है। आप एक चैप्टर है, आई थिंक अभी आपके में नहीं आया होगा, तो 10th में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है द बेगर, इंग्लिश में बहुत अच्छा चैप्टर है ना? पढ़ा दिया वो नहीं, वो वाला नहीं, या फिर अगर ये वही है तो मैं अभी जो बता रहा हूँ उसमें से बता देना ये वही वाला है या नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, एक लड़का होता है, उसको ना जो ऑथर होता है ना वो चप्पल देता है, कहते हैं यार तू बेचारा यार ऐसे जाते हो यार, तुम्हारे को दिक्कत होती होगी, ले चप्पल ले ले। तो अगले दिन वो जब आता है ना और देखता है तो उसके बाद फिर चप्पल नहीं होती, तो बोलता भाई मैं तेरे को कल चप्पल दी थी, चप्पल कहाँ है? तो वो कहता है कि ना उसमें मजा नहीं आ रहा था, है कह रहा उसमें ना मजा नहीं आ रहा था, उसमें अच्छा लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि पैर दर्द हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, नेचुरल हैबिटेट। तो इसी तरीके से जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसको, जानवरों को, और उन्हें वहीं पर अच्छा लगता है। इसके अलावा मेंटेनिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस, आपको मैं एक बड़ी सही चीज मतलब कि आप फील करना है इस चीज को, आपने कभी ना कभी जरूर फील किया होगा। सेक्टर 6 वाला स्कूल है ना, सरकारी स्कूल, उसकी जो रोड है, ठीक है, सेक्टर 6 स्कूल पहुंचने की रोड है, कभी उस रोड पे बाइक, स्कूटर, साइकिल किसी से निकलना शाम के टाइम पे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको एक ठंडक जरूर महसूस होगी वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, पूरा एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो खाली है, ठीक है, बिल्कुल मैदान है और वहां पर पेड़ उगे हुए हैं, ठीक है। यही चीज आपको फील करनी हो तो जापानीज पार्क के आगे वाली रोड से निकल के देखो कभी, तो विल फील कि भाई ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पर, अरे अंदर नहीं जाना है खुश हो गया जापानीज पार्क, ठीक है। तो उसके बाद निकलो तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। ये क्या शो करता है कि जहां पर भी पेड़ होते हैं ना उस जगह का जो क्लाइमेट होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो बाकी एरिया के मुकाबले हल्का सा कम होता है, ठीक है। तो यानी कि जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो क्लाइमेट को बचा करके रखते हैं, उसको ठंडा करके रखते हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन वाला पॉइंट मैं बता चुका हूँ, टेम्परेचर कंट्रोल बता चुका हूँ, और साथ ही में फ्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये फ्यूल कहां से आ गया इसमें, ठीक है, फ्यूल कौन सा फ्यूल प्रोवाइड करते हैं हमारे को प्लांट? कोयला, ठीक है। तो कोल, तो जब आपको पता है ना कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो जब जमीन के नीचे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के नीचे प्रेशर से, मतलब अगर कोई प्लांट दब जाता है, पौधा दब जाता है, या फिर उनका कोई पेड़ दब जाता है, तो जब उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ा रहता है तो वो थोड़े टाइम के बाद में कोयला बन जाता है, ठीक है ना। तो वो कोयला भी हमारे को कौन प्रोवाइड कर रहा है? फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब अलग अलग तरीके के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। अब ये सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 200 सेंटीमीटर से मतलब क्या होता है कि पूरे एरिया में अगर कोई पानी को ना रोके, ठीक है, ये मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूं किस तरीके से बारिश का नापा जाता है।
बारिश का नापा जाता है सेंटीमीटर्स के अंदर। तो ये 200 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि अगर पूरे एरिया में इतनी बारिश होती है कि अगर कोई पानी को ना रोके ना तो 200 सेंटीमीटर तक का पानी भर जाए, ये मतलब है इसका पूरे एरिया के अंदर। ठीक है, तो वहां पर लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश मानी जाती है इसे। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म रहता है, ठीक है, वेट रहता है। ट्रीज जो है वो यहाँ पर मतलब साल में कई बार अपनी लीव्स को शेड ऑफ कर देती हैं, बार बार ग्रो कर लेती हैं। इसके अलावा यहाँ के जो ट्रीज हैं उनकी जो हाइट होती है वो 60 मीटर से भी ज्यादा होती है, मतलब बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं यहाँ पे, बहुत डेंस ट्रीज होते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा पत्तियां होती हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर शेड नहीं आ पाती, मतलब बहुत बिल्कुल लाइट नहीं आ पाती नीचे तक। कैनोपी बना लेते हैं, कैनोपी समझते हो ना, मतलब ऐसे बना लेते हैं, एक छतरी टाइप बना लेते हैं ऊपर। और यहाँ की जो वुड्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट वेजिटेशन यहाँ पे उगती है, तो एबोनी है, महागोनी, रोजवुड, रबर, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे उगता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे एलिफेंट, मंकी, डियर और बहुत सारे वैरायटी के बर्ड्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्नेक्स वगैरह। ये कहाँ पर देखने को मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये हमारे को वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, असम, इन सब जगहों पे देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट के बारे में। तो जो ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट होते हैं इसके अंदर लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है वेट वाले के अंदर, और ड्राई के अंदर मतलब 100 से कम की बारिश होती है सेंटीमीटर में। यहाँ पर जो है वो सेम वैरायटी ऑफ ट्रीज मिलते हैं, वो भी अपनी लीव्स साल के अंदर जो है वो सेम टाइम पे शेड ऑफ कर देते हैं, और वुड्स यहाँ की हार्ड होती हैं। यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट वेजिटेशन मिलती है, तो टीक, साल, टीक, साल, शीशम, बैम्बू, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है वो कौन से हैं, टाइगर, डियर, पिग, एलिफेंट और बहुत सारे टाइप ऑफ स्नेक्स एंड टर्टॉइज वगैरह। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट्स है वहां पर ये देखने को मिलते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट एंड बुशेस एरिया, तो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम की जो है वो यहाँ पर बारिश होती है। यहाँ पर ज्यादातर थॉर्नी बुशेस देखने को मिलते हैं, मतलब झाड़ देखने को मिलते हैं आपको। ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड होते हैं, डीप रूटेड इसलिए होते हैं ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सके। लीव्स यहाँ पर जो है वो वैक्सी होती हैं। वैक्सी लीव्स का मतलब क्या है, उसके ऊपर ऐसे वैक्स मोम जैसी कुछ जमा होता है ताकि उनसे जो पानी है वो शेड ऑफ ना हो सके। पाम, कैक्टस, इफोर्बिया, ऐसे कुछ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है। रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, ठीक है, और ये वाइल्ड एस वगैरह कुछ यहाँ के इंपॉर्टेंट जो है वो एनिमल है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे एरिया में ये मिलता है। हिमालयन फॉरेस्ट की बात करें तो हिमालयन फॉरेस्ट का जो है वो मतलब यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ब्रॉड ट्रीज, मतलब ब्रॉड लीव्स ट्रीज होते हैं, मतलब यहाँ की जो लीव्स होती हैं इनकी वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं, और यहाँ की जो वुड है वो लगभग सॉफ्ट होती है, जैसे ओक, चेस्टनट। ये मिलते हैं यहाँ पे ज्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में ये मिलते हैं। फिर इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो है वो सुंदरी ट्रीज मिलते हैं जिनकी रूट्स जो है वो सलाइन वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होती है, मतलब नीचे से सबमर्ज्ड होती है रूट्स जिनकी। कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो सुंदरी, पाम, कोकोनट, अगर, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जानवर यानी कि वाइल्ड लाइफ कौन से देखने को मिलते हैं, तो बंगाल टाइगर, टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक्स वगैरह देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज देयर, जो कि वाइल्ड लाइफ को, वेजिटेशन को, नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए बनाया गया था। तो इंडिया एक ऐसी, मतलब वर्ल्ड में एक इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके अंदर लायन और टाइगर दोनों मिलते हैं, ठीक है। गिर फॉरेस्ट जो है वो मतलब गुजरात का लास्ट ऐसा फॉरेस्ट है जो कि एशियाटिक लायंस के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। बाकी सभी जगहों पर अब जो है वो मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। हमारी कंट्री के अंदर अराउंड 90,000 जो है वो डिफरेंट एनिमल स्पीशीज है, 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, 2546 स्पीशीज ऑफ फिशेज है, और लगभग वर्ल्ड का 5 to 8% एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स सब इंडिया में ही है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं फ्लोरा फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारे इंडिया में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और ये बायोस्फीयर रिजर्व्स आएंगे, सेंचुरीज हैं,
नेशनल पार्क्स हैं, ये सभी वो एरियाज हैं या फिर वो चीजें हैं, वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि जो है वो बेसिकली जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल है इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, मतलब उनको एक ऐसी जगह प्रोटेक्ट करके दी जा सके कि जहां पर ह्यूमंस बिल्कुल ना आए जाएं और उनका जो वाइल्ड लाइफ का एरा है वो प्रोटेक्ट हो सके। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो कि अलग अलग जानवरों को, अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। इंडिया के अंदर लगभग 103 नेशनल पार्क्स हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। बाकी तो ये आपको बता दिया, सेंचुरीज ये एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। सो इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो यहाँ पर भी और कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू सो मच।